ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड यांशु को दिखाया जाता है, जो साइड डोर ओपन करके अपने बॉस से कहती है कि फू चेन रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह है इस ड्रामे का लीड एक्टर फू येन चेन, जो बॉस के साथ साथ इसका फियांसे भी है। वो कहता है कि हाँ बोलो, क्या कहना है, क्या तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? ये लो क्रेडिट कार्ड, इसमें 10 लाख हैं। आज से ये घर तुम्हारा है और हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। यांशु को कैंसर है, ये बात वो फू चेन को बताना चाहती थी, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला गया। तो यांशु अपने मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर सोचती है कि फू चेन, मैं मरने वाली हूँ, तुम अब भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ। अब जबकि न्यांक्षी वापस आ गई है तो मेरा चले जाना ही बेहतर है। फिर वो अपने पल्स काट कर कहती है कि फू चेन, मैं जा रही हूँ, अब तुम आराम से जी सकते हो। ये आखिरी अल्फाज बोलकर यांशु मर जाती है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसके मोबाइल में वही ड्रामा चल रहा होता है जो उसकी लाइफ के साथ हो चुका है। फू चेन उसे टॉर्चर करता था, उसे घिरी हुई लड़की समझता था जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही नहीं, अपने फर्स्ट लव को बचाने के लिए उसने उसकी जान की भी परवाह ना की। ये सब देखकर यांशु शॉक्ड होकर कहती है, क्या ये मैं हो सकती हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं जिस दुनिया में हूँ वो एक बॉडी अब्यूज का शॉर्ट ड्रामा है और मैं वही हूँ जिसे इस शॉर्ट ड्रामे के मेल लीड फू चेन ने काफी टॉर्चर किया है। उसने मुझे 100 एपिसोड तक टॉर्चर किया। अब मेरे मरने के बाद वो किसी और से शादी करेगा। यांशु समझ जाती है कि उसका रीबॉर्न हुआ है। वो कहती है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, मुझे तो मरना ही है, लेकिन मेरे पास अपने अंत को बदलने के लिए अभी भी थोड़ा समय है। फू चेन, मैं इस ड्रामे की लीड एक्ट्रेस हूँ और मैं एंडिंग को खुद फिर से लिखूंगी। ये कहते ही वो अपने मेडिकल रिपोर्ट जला देती है और ठान लेती है कि जब तक वो जिंदा है वो फू चेन से बदला लेगी। नेक्स्ट डे यांशु ऑफिस में बैठे हुआ छिन की बातें सुन रही होती है, जो न्यांक्षी के साथ कॉफी शॉप में होता है। न्यांक्षी यांशु की स्टेप सिस्टर है और कुछ दिन पहले ही चाइना वापस आई है। न्यांक्षी कहती है कि सॉरी फू चेन, मैं अलविदा कहे बिना ही चली गई, लेकिन मेरी हार्ट सर्जरी सच में खतरनाक थी और मुझे डर था कि कुछ गलत न हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। फू चेन कहता है कि वो तुम ही थी जिसने बचपन में मुझे बचाया, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? न्यांक्षी कहती है कि मैंने सुना है यांशु तुम्हारी सेक्रेटरी है और तुम दोनों साथ हो। फू चेन कहता है कि मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। न्यांक्षी कहती है, लेकिन आखिरकार वो मेरी बहन है। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी मॉम सू फैमिली की मालकिन है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं। तो फू चेन कहता है कि न्यांक्षी, तुम बहुत काइंड हो। यांशु सिर्फ एक लालची और नीच लड़की है, वो तुम्हारी बहन बनने के लायक नहीं। तभी उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है कि बॉस सेक्रेटरी सू ने अभी भी अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया है। मैसेज पढ़कर फू चेन कहता है कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। न्यांक्षी पूछती है कि क्या कुछ गलत हुआ। फू चेन कहता है कि मुझे अभी कंपनी जाना है, मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें घर ड्रॉप करवा दूंगा। ये कहते ही वो सीधा अपने ऑफिस आता है, जहाँ यांशु सीईओ की सीट पर बैठी होती है। फू चेन कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? यांशु रेजिग्नेशन लेटर से पेपर प्लेन बनाकर उसकी तरफ फेंककर कहती है कि ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। फू चेन कहता है कि यांशु, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे पाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैंने सोचा न था। तुम्हारी इस नीच गिरी हुई हरकतों से मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत होने लग गई है। ये कहते ही वो रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पर दे मारता है। तो यांशु हंसते हुए कहती है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम रिच हो, तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फू चेन कहता है कि डुप्लीसिटी बंद करो, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या चालें चल रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम न्यांक्षी की जगह लोगी, तुम हमेशा एक सब्स्टिट्यूट ही रहोगी। यांशु उसके पास जाते हुए कहती है कि मर्द बिल्कुल भी डरावने नहीं होते, डरावनी वाली बात यह है कि वो बदमाश और स्टूपिड होते हैं। वैसे न्यांक्षी तुम्हारी लगती क्या है? फू चेन कहता है कि तुम उसका नाम लेने के लायक नहीं हो, और जैसे ही वो न्यांक्षी का नाम लेता है तभी यांशु भी उसका नाम लेती है। यांशु जानती है कि ये क्या भाषण देने वाला है, तो दोनों साथ में कहते हैं कि न्यांक्षी जैसी मासूम और काइंड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, कोई उसे बुली करे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये मत सोचना कि तुम न्यांक्षी की बहन हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा।
यांशु निकल जाओ यहाँ से। यांशु कहती है ठीक है जा रही हूँ। वो जाने लगती है तो फू चैन कहता है रुको यहाँ वापस आओ। यांशु कहती है कि अब ये बॉस होने का ड्रामा बंद करो, अब मैं वो नहीं जिसे तुम टॉर्चर किया करते थे। फू चैन कहता है कि तुमने फू फैमिली को समझ क्या रखा है, जब दिल चाहा चली गई, जब दिल चाहा वापस आ गई। मैं तुम्हें घुटनों के बल लाकर मुझसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर यांशु उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि फू चैन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने फ्यूचर में मुझे फिर से उकसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगी, समझ आई मेरी बात। ये कहते ही उसका क्रेडिट कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। फू चैन गुस्से से फाइल फेंकता है तो यांशु की कलीग पूछती है कि सेक्रेटरी सू, मिस्टर फू इतने गुस्से में क्यों हैं? यांशु सिंपैथी लेने के लिए झूठ मूठ का रोते हुए कहती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया। सभी स्टाफ शॉक्ड होती हैं। वैंग कहती है कि निकाल दिया क्यों? मिस्टर फू ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम 3 साल से उनके सेक्रेटरी हो, वो तुम्हें फायर कैसे कर सकते हैं? यांशु कहती है शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत कुछ जानती हूँ। वैंग पूछती है तुम क्या जानती हो? तो यांशु उसके कान में फू चैन की झूठी हैबिट बताती है कि उसे लड़कियों की ड्रेसिंग करना पसंद है। ये सुनकर सभी स्टाफ हैरान रह जाती हैं। यांशु कहती है कि शायद उसे कोई बीमारी है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती, बस इतना कहूंगी कि तुम सब अपना ख्याल रखना। ये बोलकर फू चैन को बदनाम करके वहाँ से चली जाती है। पुलिस यांशु की बातों पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो फू चैन के साथ 3 सालों से है। फू चैन कोलिग्स की बातें सुन लेता है और कहता है कि यांशु इतनी हिम्मत तुम्हारी, अब इंतजार करो, देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। नेक्स्ट डे यांशु स्टेट एजेंसी जाती है और सेल मैनेजर से घर के बारे में पूछने के बाद वो उसे फू चैन के घर के पेपर्स देती है जो फू चैन ने उसे दिया था। मैनेजर उसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बताता है कि इस विला की कीमत 50 मिलियन है। यांशु उसे 40 मिलियन में लेने का बोलती है। मैनेजर लेने से मना कर देता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेल करता है, लेता नहीं। तो यांशु 20 मिलियन कहती है। ये सुनकर मैनेजर मान जाता है और थोड़ी देर के अंदर ही उसके बैंक में 20 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। यांशु कहती है कि जो लड़का खुद से प्यार नहीं करता वो सड़ी हुई गोभी की तरह होता है, अगर गोभी सड़ी हुई हो तो पैसे फेंकना बेकार है। तभी सामने न्यांक्षी आती है और कहती है कि यांशु ये सच में तुम हो? यांशु कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई, लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तक पहुंच गई। न्यांक्षी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे दोषी मानती हो, आखिरकार मेरे वापस आते ही फू चैन ने तुम्हें छोड़ जो दिया, अगर तुम्हें कोई कंपनसेशन चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। तो यांशु कहती है ठीक है फिर मर जाओ। न्यांक्षी कहती है कि तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? यांशु कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस तरह की बहन हो? तुम एक बिच हो जो मेरे सामने घमंडी होने की हिम्मत करती है। तुम एक नाजायज औलाद हो, समझी? तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, जैसे तुम्हारी मॉम ने एक मैरिड मैन को फंसा कर तुम्हें सीक्रेटली बर्थ दिया, अब तुम भी वैसा ही करना चाहती हो। न्यांक्षी को पेन होने लगता है तो यांशु कहती है क्या हुआ, सच जानकर तकलीफ हुई? तभी फू चैन आता है और उसे पीछे पुश करके कहता है कि न्यांक्षी से दूर रहो। न्यांक्षी कहती है कि तुम समझती क्यों नहीं, डैड तुम्हारी मॉम से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, ठीक वैसे ही जैसे फू चैन तुमसे प्यार नहीं करता। तभी फू चैन उसे पकड़कर कहता है कि चलो न्यांक्षी से माफी मांगो। तो यांशु उसका हाथ दूर करके बैग उठाकर खूब पीटने लगती है। फू चैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? न्यांक्षी कहती है कि तुम फू चैन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो यांशु फू चैन को वार्निंग देती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने फिर से मुझे उकसाने की हिम्मत की, जहाँ कहीं भी दिखोगे मारूंगी, बार बार मारूंगी। ये कहते ही वो जाने लगती है और फिर पीछे मुड़ती है तो फू चैन डर के मारे पीछे हट जाता है। यांशु के चले जाने के बाद फू चैन कहता है कि क्या वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती? यांशु फू चैन को सबक सिखाकर क्लब जाती है और मस्त सॉन्ग सिंग कर रही होती है। यांशु की बेस्ट फ्रेंड शेनजी कहती है कि चलो तुम्हारे गमों से आज़ादी का जश्न मनाते हैं। ये कहते ही दोनों ड्रिंक करके आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तभी शेनजी कहती है कि बाहर खड़े सभी लड़के अंदर आ जाओ। दरवाजा खुलता है, चारों लड़के अंदर आते हैं। एक लड़का कहता है कि शेनजी काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। शेनजी कहती है कि छोड़ो ये थरकीपन, चुप करके बैठो और मेरी बात सुनो।
तुम्हारा काम मेरी बेस्ट फ्रेंड को खुश करने का है। यांशु हैरान होकर उन्हें देख रही होती है। तभी फैंग यांशु का हाथ पकड़ कर कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, शर्माओ मत, ये लो चलो साथ में पीते हैं। ये कहते ही वो उसे ड्रिंक देता है। यांशु तो बस उनकी शक्ल ही देख रही होती है तो शेंजी कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे स्टार्ट करना है। ये कहते ही वो फैंग के क्लोज जाती है तो ये देखकर यांशु को जोश आता है। वो बोतल उठाकर पूरी की पूरी एक घूंट में पी लेती है। ये देखकर शेंजी और लड़के हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ फूचेन न्यांक्षी को घर ड्रॉप करने आता है। न्यांक्षी उसे अपना बनाना चाहती है। वो कोई न कोई चाल चलकर उसके क्लोज जाना चाहती है ताकि फूचेन बस उसका ही बनकर रहे। वो उससे कहती है कि काफी रात हो गई है, तुम आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते। फूचेन उसे कुछ कहने ही वाला होता है तभी उसे मैसेज आता है। यांशु ने उसके क्रेडिट कार्ड से क्लब का बिल पे किया तो वही मैसेज उसे रिसीव्ड होता है और साथ ही क्लब का एड्रेस भी। मैसेज देकर फूचेन कहता है कि इतनी रात को वहाँ क्या करी है। न्यांक्षी पूछती है कि क्या हुआ। फूचेन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम याद आया। न्यांक्षी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं फूचेन अभी भी यांशु के पीछे अट्रैक्ट है। फिर उसे कहती है कि ठीक है तुम जाओ। फूचेन के जाने के बाद वो सोचती है कि अगर वो यांशु के पीछे भी है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फूचेन को नहीं पता कि उसे बचाने वाली पर्सन मैं नहीं यांशु थी। जब तक वो ये मानता रहेगा कि मैंने उसे बचाया तब तक यांशु के पास उसे छीनने का कोई चांस नहीं। दूसरी तरफ यांशु नशे में टल्ली होकर फैंग को पीट रही होती है जो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। बेचारा फैंग छुड़ाने की मिन्नत कर रहा होता है लेकिन शेंजी कहती है कि वाह बढ़िया कर रही हो, लगी रहो। शेंजी फैंग से कहती है कि मुझे ब्लेम मत दो, अगर तुम्हें ब्लेम देना है तो उस फूचेन को दो, वही इन सब का जिम्मेदार है। तभी वहाँ फूचेन आता है और ये नजारा देखकर गुस्से से कहता है कि सभी निकल जाओ यहाँ से। सभी लड़के चले जाते हैं। यांशु कहती है कि हाय ये कितना हैंडसम है। ओए लड़के इधर आओ, साथ में पीते हैं और एंजॉय करते हैं। फूचेन तो उसे गुस्से वाली निगाहों से देख रहा होता है। शेंजी कहती है कि यांशु तुम काफी ब्रेव हो, फूचेन को अपना वेटर ही बना लिया। फूचेन कहता है कि तुम भी यहाँ से निकलो। शेंजी कहती है कि फूचेन तुम्हारे साथ मसला क्या है। यांशु अपना मन हल्का करने के लिए बाहर आकर कुछ देर एंजॉय करती है तो इसमें गलत क्या है। फूचेन उसे धमकाने लगता है कि शेंजी तुम्हारा बिजनेस रिसेंटली कुछ ज्यादा ही अच्छे से चल रहा है। ये सुनकर शेंजी यांशु को फूचेन के हवाले करके वहाँ से चली जाती है। यांशु कहती है कि सब क्यों चले गए। फिर वो फूचेन को हक करके कहती है कि फिर तुम मुझे कंपनी दो ना। फूचेन उसे दूर करके कहता है कि यांशु मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। यांशु कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ। फूचेन कहता है कि घर चलो। वो उसे ले जाने लगता है। यांशु नहीं जाना चाहती। वो उससे कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। फूचेन उसे जबरदस्ती ले जा रहा होता है तो यांशु उसके नेक को काट लेती है। फूचेन उसे पुश करके कहता है कि क्या तुम डॉग हो जो काटने को दौड़ाई। यांशु कुछ नहीं कहती। वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है तभी फूचेन उसे बचा लेता है और फिर प्यार का पहला पड़ाव स्टार्ट होता है। देखा देखी के बाद फूचेन उसे गोदी में उठाकर रूम में ले आता है और बेड पर पटक कर कहता है कि मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई, ड्रिंक किया और मुझे काटा भी, अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पास जाता है तो यांशु कहती है कि फूचेन मुझे छोड़कर मत जाओ। फूचेन कहता है कि बड़ी चालाक औरत है, इसे पता है कि कब क्या कहना है। मैं जानता हूँ इन सब में तुम्हारा कोई न कोई चाल होगा, सो तुम जो करना चाहती हो कर लो, मैं तुम्हारी किसी भी चाल में कामयाब होने नहीं दूंगा। यांशु बेहोशी की हालत में कह रही होती है कि फूचेन क्या तुम मुझे हक कर सकते हो। वो बार बार हक का बोल रही होती है तो फूचेन खुद को रोक नहीं पाता। वो यांशु को हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यांशु उठती है तो अपनी हालत देखकर शॉक्ड होती है। उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, ये भी नहीं कि कल रात उसके साथ फूचेन था। उसे लगता है कि वो किसी और लड़की को पकड़कर अपने साथ ले आई तो वो खुद से कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो चोरी छुपे वहाँ से भागने लगती है। तभी पीछे मुड़कर पैसे रखकर वहाँ से भाग निकलती है। फूचेन शावर लेकर बाहर आता है तो पैसों को देखकर कहता है क्या $100, उसने इतनी कम कीमत लगाई मेरी। नेक्स्ट सीन में यांशु पंचिंग बैग में फूचेन और अपनी फैमिली की तस्वीर लगाकर प्रैक्टिस कर रही होती है। शेंजी उससे कहती है कि बेबी कल रात तुम बड़े नशे में थी।
यांशु कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे उस वक्त नहीं रोका, मैं नशे में धुत होकर किसी और के साथ चली गई। शेंजी कहती है क्या लड़का, उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? यांशु कहती है कि भूल जाओ, इस बारे में बात मत करो, सू फैमिली के बारे में बताओ। शेंजी कहती है कि अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया। सू फैमिली न्यांगशी के घर वापस आने पर सू फैमिली में वेलकम पार्टी रखी है, क्या कहती हो चलें? यांशु कहती है कि क्या ये सच नहीं है कि शहर भर के मशहूर हस्तियां वहां होंगी? शेंजी कहती है कि वो सब रिस्पेक्टेबल लोग हैं। ये सुनकर यांशु कहती है क्या सच में? ये तो अच्छी बात है। शेंजी कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो? यांशु कहती है कि मैं वो सब कुछ वापस पाना चाहती हूँ जो मुझसे छीना गया। नेक्स्ट सीन में सू मेंशन को दिखाया जाता है। पार्टी जोशो खरोश से चल रही होती है। ये है यांशु की स्टेप मॉम शिन। ये शेयर होल्डर्स के सामने अपनी बेटी की तारीफों की पुल बांध रही होती है और ये भी कहती है कि न्यांगशी और फूजेन जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो उन्हें फ्यूचर में उनका ही साथ देना होगा। फूजेन वही उनसे दूर खड़ा ड्रिंक पी रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है। व्हाइट ड्रेस पहने हाथ में लगेज लिए यांशु घर के अंदर एंट्री मारती है। उसे वहां देखकर सभी शॉक्ड होते हैं। यांशु कहती है कि आंटी यू, मेरा सामान मेरे रूम में रख दो, अब मैं यहीं रहूंगी। ये कहते ही वो लगेज को लात मारकर आगे बढ़ती है। न्यांगशी फूचेन के पास जाती है और कहती है कि ये जरूर यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आई है। यांशु सुन लेती है और कहती है कि न्यांगशी सही अंदाजा लगाया तुमने। ये कहते ही वो मेगाफोन स्पीकर उठाकर सबको बताने लगती है कि मिस्टर सू और शिनलान का अफेयर था। दोनों ने मेरी मॉम को धोखा दिया और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहा। तुम तीनों खून चूसने वाली फैमिली हो। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग न्यांगशी और इसकी मॉम के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी मिस्टर सू आता है और यांशु को गुस्से से कहता है कि यांशु तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकल जाओ मेरे घर से। तभी यांशु पेपर्स हवाओं में उड़ा देती है और जिसे देखकर फूचेन थोड़ा शॉक्ड होता है। यांशु कहती है कि आप सब देख लो, डैड ने पावर और प्रॉपर्टी के खातिर मेरी मॉम से शादी की, लेकिन अपने पुराने प्यार को भी जाने नहीं दिया। दोनों ने मेरी मॉम को धोखा दिया, सीक्रेटली बेटी को जन्म भी दिया और मेरी मॉम को मरने के लिए मजबूर किया। मिस्टर सू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की। ये कहते ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यांशु उनके ऊपर पेपर स्प्रे कर देती है। मिस्टर सू तड़प कर बैठ जाते हैं। न्यांगशी कहती है कि यांशु तुम सच और झूठ को उलझा क्यों रही हो? वो तुम्हारी मॉम थी जिसने मेरे मॉम डैड को अलग किया, तुम इस सच को मान क्यों नहीं लेती? यांशु कहती है कि सच और झूठ को कंफ्यूज करने में तुम तो माहिर हो। तभी डैड उसके बालों को पकड़कर कहते हैं कि गद्दार कहीं की, तुम्हारी इन चालों से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी तुम्हारी इस झूठी बातों पर यकीन नहीं करेगा। तभी फूचेन कहता है कि दूर रहो, इसे छुओ मत। ये सुनकर डैड यांशु को छोड़ देते हैं। फूचेन यांशु के पास आता है। फूचेन यांशु को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मसीहा की तरह आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भीगी बिल्ली की तरह साइड बदल देता है। वो उसके डैड से तो कुछ नहीं कहता, उल्टा यांशु से कहता है कि क्या मसला है, तुम ये बात आराम से भी कह सकती थी, ऐसे कहना जरूरी था। यांशु कहती है क्या मैं परेशानी खड़ी कर रही हूँ? तुम जानते हो इन सब ने मेरी मॉम को स्टेप साइड होने पर मजबूर किया। तभी स्टेप मॉम कहती है कि यांशु मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। जब तुम्हारे मॉम डैड की शादी हुई मैंने यहाँ से जाने का डिसाइड किया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं उस समय प्रेग्नेंट हो गई। तो यांशु कहती है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुमने मेरी मॉम को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया? क्या तुम भूल गए जो तुमने मुझसे कहा था? मिस्टर सू कहता है कि बकवास बंद करो, इससे शिन का कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाई। यांशु कहती है कि मुझे लगता है मेरी माँ को जिस चीज का सबसे ज्यादा पछतावा है वो तुम जैसे रूटलेस पर्सन से प्यार करना। तभी मिस्टर सू कहता है कि गलती हो गई मुझसे जो बचपन में मैंने तुम्हें बचाया। अगर मैंने तुम्हें उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया होता तो आज ये सब ना होता। ये सुनकर फूचेन शॉक्ड होकर सोच में पड़ जाता है। यांशु और डैड आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी यांशु अपने बाल पीछे करती है जिससे फूचेन की नजर उसके चोट पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है।
तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बचपन में जिस लड़की ने उसे बचाया था वो यांशु थी। साथ फूचेन को ये भी याद आता है कि उसने उस बच्चे की इयररिंग निकाल दी थी जिससे उसका ब्लड निकला था और वही चोट का निशान यांशु के कान में होता है। तो ये देखकर फूचेन यांशु से पूछता है कि जवाब दो, तुम्हारे कान पर ये चोट कैसे आई? यांशु कहती है, क्या तुम अंधे हो? हम 3 सालों से एक साथ हैं और तुमने आज ये चोट का निशान देखा? न्यांशी समझ जाती है कि फूचेन को डाउट होने लग गया है। वो सोचती है कि वे फूचेन को कभी ये सच पता चलने नहीं दूंगी कि उसे बचाने वाली यांशु थी। इससे पहले कि उसे सच का पता चले मुझे कुछ करना होगा। वो हार्ट पेन का बहाना करके बेहोश हो जाती है। फिर क्या, सबका ध्यान न्यांशी की तरफ जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। डॉक्टर न्यांशी का चेकअप कर रहे होते हैं। सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं पर यांशु नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये सब उसका एक ड्रामा है। तभी यांशु को किसी की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, न्यांशी का ड्रामा देखने आई हूँ। ये सुनकर मिस्टर सू उसे थप्पड़ दे मारते हैं और कहते हैं कि यांशु, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? यांशु कहती है कि मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए जो आपने मेरी मॉम से छीना है। स्टेप मॉम कहती है कि यांशु, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? वो जैसे ही उसे चेक करने के लिए हाथ बढ़ाती है तो यांशु उनका हाथ दूर करके कहती है कि फिक्र मत करो, ये तो बस एक शुरुआत है। तभी डॉक्टर आता है। ये है डॉक्टर ली, न्यांशी का पर्सनल डॉक्टर। डॉक्टर के साथ साथ ये न्यांशी का चमचा भी है। समझ तो गए होगे मेरी बात। खैर, डॉक्टर ली बताने लगता है कि न्यांशी का हार्ट नॉर्मल है लेकिन उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ये सुनकर फूचेन भागते हुए न्यांशी के पास जाता है। न्यांशी पूछती है कि फूचेन, मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। फूचेन कहता है कि तुम्हारे रिपोर्ट्स में कुछ मसला है। न्यांशी कहती है कि अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हुआ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? फूचेन कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातें यांशु सुन लेती है। जैसे ही फूचेन पलट कर देखता है तो यांशु वहां से जा चुकी होती है और किसी को मैसेज करने के बाद कहती है कि ये मत सोचना कि पहले की तरह मैं तुम्हें अपनी किडनी दे दूंगी। तुमने मुझसे जो कुछ भी लिया है वो मुझे एग्जैक्टली वापस करना होगा। नेक्स्ट डे यांशु घर पर हॉट पॉट एंजॉय करी होती है। उसे वहाँ देखकर स्टेप मॉम कहती है कि तुम यहाँ क्या करी हो? यांशु कहती है कि इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, मैं अपने घर पर हूँ, वो तुम हो जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। स्टेप मॉम कहती है कि तुम अंदर कैसे आई? यांशु कहती है कि ऑब्वियसली दरवाजे से। क्या तुम भूल गई, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। तभी न्यांशी कहती है कि यांशु, तुम इनलीगल तरीके से घर पर घुसी हो। यांशु कहती है, वो क्या है ना, ये घर मेरी मॉम का है और मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। न्यांशी कहती है कि यांशु, अपने हद में रहो। यांशु कहती है कि फिक्र मत करो, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तभी वहाँ मिसेस फू आती है। ये है फूचेन की मॉम। उन्हें वहाँ देखकर स्टेप मॉम कहती है कि मिसेस फू, आज यहाँ आना कैसे हुआ? मिसेस फू कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारी बेटी की शादी फूचेन से होगी। मैं न्यांशी को अपने बेटे से शादी करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। न्यांशी पूछती है कि आंटी, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? तो मिसेस फू कहती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली झूठी है। तुम्हारी बेटी बीमार है और फिर भी मेरे बेटे से शादी करना चाहती है। हरगिज नहीं। मिसेस फू का बदलता अंदाज देखकर यांशु हैरान होती है, क्योंकि रीबर्थ होने से पहले मिसेस फू न्यांशी को पसंद करती थी और यांशु से नफरत। ये सब देखकर वो एंजॉय करी होती है। न्यांशी कहती है कि आंटी फू, ये बस छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई सीरियस बात नहीं। मिसेस फू कहती है कि चलो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ, मुझे तुम्हारी सू फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारी फैमिली का स्कैंडल सबको पता है, इसके बावजूद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फू फैमिली की बहू बनाऊं? कभी नहीं। न्यांशी कहती है कि आंटी फू, मैं सच में ठीक हूँ। मिसेस फू कहती है कि अपनी शक्ल तो देखो, कौन यकीन करेगा कि तुम बीमार नहीं? चलो मान लेते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी फू फैमिली कभी भी एक नाजायज औलाद को अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। ये सुनकर यांशु मिसेस फू को देखने लगती है और सोचती है कि अरे वाह, बहुत अच्छे, और बोलो, मुझे सुनने में मजा आ रहा है। तभी स्टेप मॉम कहती है कि मिसेस फू शांत हो जाओ, इतना गुस्सा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं और मिसेस फू लीगल कपल हैं, हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो मिसेस फू कहती है कि लीगलिटी का क्या फायदा, हमें क्या पता वो लीगल है भी या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, और वो तुम और तुम्हारी बेटी है। फिर यांशु की तरफ देखकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यांशु सू फैमिली की तरह है।
ऐसा नहीं है कि ये सू फैमिली की नहीं, बस इसका अंदाज तुम सबसे अलग है, जो फू फैमिली की बहू बनने के लिए बेस्ट है। अपनी बुराई और यांशु की तारीफें सुनकर न्यांक्षी सोचती है कि ये बुढ़िया मुझे यांशु के साथ कंपेयर कैसे कर सकती है। न्यांक्षी और स्टेप मॉम तो गुस्से से लाल हो रहे होते हैं और ये सब देखकर यांशु बड़ी इंजॉय कर रही होती है। तभी फूचेन आता है। न्यांक्षी का ड्रामा स्टार्ट होता है। फूचेन कहता है कि मॉम आप यहाँ क्या करी हो। यांशु सोचती है कि ये कमबख्त फूचेन मेरा प्लान पर बात करने के लिए यहाँ क्यों आ गया। न्यांक्षी कहती है कि फूचेन मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती कर दी। एंटी फू ने आते साथ ही मुझे डांटा और कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हूँ। यांशु जानती है कि अब ये क्या बोलने वाली है, तो वो जैसे ही मिसेस फू से कहती है कि आंटी फू मैं और फूचेन सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। यांशु भी उसे कॉपी करती है। न्यांक्षी कहती है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे मेरे प्यार को कैसे छीन सकती हो। यांशु कहती है कि वो तुम हो जिसने मुझसे मेरे मैन को छीना। फूचेन यांशु से कहता है कि क्या बकवास करी हो, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। न्यांक्षी कहती है कि फूचेन देखो इस लड़की को, इसने मुझे तंग करके रखा हुआ है, मैं अब और जीना नहीं चाहती। फूचेन उसे चुप होने का इशारा करता है क्योंकि सामने बॉस बैठी है, आई मीन मॉम। यांशु कहती है ठीक है फिर अपने आप को 3 बार फांसी लगा लो। तो फूचेन कहता है तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ये सुनकर न्यांक्षी रोने का ड्रामा करते हुए कहती है कि आंटी फू मुझे डर लग रहा है। तो मिसेस फू कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सच ही था, तुम एक ड्रामेबाज लड़की हो जो फूचेन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। न्यांक्षी भले ही तुम मेरे बेटे को परेशान करो चाहे कुछ भी करो, मैं फिर भी तुम्हें फू फैमिली में शादी करने नहीं दूंगी। फूचेन कहता है कि माँ आप ऐसे हार्टफुल वर्ड्स कैसे कह सकती हो। तो मिसेस फू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। फूचेन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस बीमार ड्रामा क्वीन लड़की से शादी करना चाहते हो तो मेरे मरने तक का इंतजार करो, क्योंकि मेरे जीते जी इसकी शादी तुमसे कभी होने नहीं दूंगी। ऐसी दबंग सासू माँ के लिए कॉमेंट तो बनता है। फूचेन यांशु से कहता है कि तुमने ही माँ को बताया ना। यांशु कहती है कि मैं क्यों बताऊंगी। फूचेन कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुमने हमारे रिलेशनशिप को खराब करने के लिए मॉम को न्यांक्षी की किडनी डिजीज का बताया। ये सुनकर मिसेस फू फूचेन के पास जाती है और उसे मार कर कहती है कि बेवकूफ कहीं के, यांशु मुझे क्यों बताएगी, ये जिस हॉस्पिटल में गई थी वो हमारा ही था, वहाँ जाकर मुझे उसके बारे में पता चला। यांशु सोचती है कि जब तक आंटी फू है मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तभी न्यांक्षी पेन होने का ड्रामा करती है तो यांशु मिसेस फू को इशारा करते हुए बताती है। तो मिसेस फू कहती है कि देखो देखो ये फिर से मरने वाली है, फिक्र मत करो, तुम्हारे मरने के बाद सारे इंतजामात कर दूंगी। ये सुनकर यांशु हंसने लगती है और मिसेस फू के पास जाकर कहती है कि आंटी फू छोड़ो इनको, चलो हम साथ में कॉफी पीते हैं। उनके जाने के बाद न्यांक्षी कहती है कि फूचेन क्या तुम मुझे नहीं चाहते। फूचेन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हमेशा मेरी ओनली वन रहोगी। यांशु मिसेस फू को देखकर सोच रही होती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं फूचेन की माँ के साथ इतना पावरफुल रिश्ता बना लूंगी। यांशु आखिर ऐसा क्यों सोच रही है। एक्चुअली मिसेस फू यांशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पहले यांशु डरी सहमी लड़की हुआ करती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी और ना ही किसी को फेस कर पाती थी, चुपचाप सब सह लेती थी और रो रो कर जिंदगी गुजारती थी। और यही बात मिसेस फू को पसंद नहीं थी। उसका गिव अप करना, चुप बैठना, इन सब से मिसेस फू तंग आ गई थी। मिसेस फू उसे बुल्ली भी करती थी, वो इसलिए क्योंकि फूचेन उसकी वजह से 3-4 दिन तक घर नहीं आता था। तो मिसेस फू यांशु को ही इन सब का जिम्मेदार समझती थी। लेकिन जब मिसेस फू को पता चला कि फूचेन ने यांशु को जबरदस्ती न्यांक्षी को किडनी डोनेट करवाया, तो मिसेस फू ने फूचेन को थप्पड़ मार कर कहा कि तुम इंसान हो या जानवर, भले ही तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन किसी और की जान बचाने के लिए तुम उसकी जान तो खतरे में नहीं डाल सकते, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फ्लैशबैक याद आने के बाद यांशु को एहसास हो जाता है कि भले ही मिसेस फू उसे बुल्ली किया करती थी, लेकिन जब बात यांशु की जान पर आई तो वो मिसेस फू ही थी जिसने उसके हक में बोला था। तभी मिसेस फू खानदानी कड़ा निकाल कर यांशु को पहनाती है तो यांशु सोचती है ये तो फू फैमिली का वही हेयरलूम है जिसे न्यांक्षी रियल ड्रामे में अपने हाथ में पहना करती थी और दिन रात शो ऑफ करती थी। फिर मिसेस फू से कहती है कि सासू माँ ये चीज आपने मुझे दी है तो अब ये मेरा हुआ ना। मिसेस फू कहती है कि मैंने ये तुम्हें दिया है तो अब ये तुम्हारा ही है। भले ही फूचेन उस ड्रामा क्वीन यांक्षी से प्यार करता है, लेकिन मैं फिर भी उसे कुछ नहीं देने वाली।
ये सुनकर यांशु मिसेस फू के पास जाकर हाथ पकड़कर कहती है कि अब से आप मेरी मॉम हो। ये बोलकर वो उन्हें मॉम कहकर बुलाती है तो मिसेस फू कहती है ठीक है, लेकिन अपनी माँ का बदला लेने के लिए तुम अकेले ही सू फैमिली से निपटने चली गई। ये हमारे फू फैमिली की विरासत है, अब से तुम मेरी बहू बनोगी। यांशु सोचती है कि अब पता चला आप पहले मुझे क्यों पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आपको मेरा डरपोक स्वभाव पसंद नहीं था। तभी वहाँ फूचैन आता है और जोर से यांशु के चेहरे पर हाथ रखता है तो यांशु डर जाती है। फिर क्या, पानी का गिलास सीधा फूचैन के मुंह पर। फूचैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की। यांशु कहती है कि वो क्या है ना, तुम अंधे हो इसलिए बस तुम्हारी आंखें साफ कर रही थी। ये सुनकर सासू माँ हंसने लगती है। फूचैन कहता है कि मॉम देखो इसने मेरे साथ क्या किया। सासू माँ कहती है कि फूचैन तुम भी ना कितने भोले हो, अगर इस तरह रहोगे तो अपनी वाइफ को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फूचैन कहता है कि क्या, कौन वाइफ? सासू माँ कहती है कि यांशु और कौन, कैसी लगी मेरी पसंद? फूचैन शॉक्ड होकर देख रहा होता है। सासू माँ कहती है कि आज के बाद से तुम मेरी बहू को बुली नहीं कर सकते, अगर तुमने इसके साथ बुरा ट्रीट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी यांशु कहती है कि माँ आप सच में मुझसे प्यार करती हो, मेरी प्यारी सासू माँ। फूचैन कहता है कि वो मेरी मॉम है, तुम्हारी नहीं। मिसेस फू कहती है कि मॉम तुमसे नहीं तो और किससे प्यार करेगी, और ये लड़का अगर आगे जाकर ये तुम्हें तंग करे तो तुम शांत मत बैठना, ऐसे ही इसके मुंह पर पानी फेंकना, और अगर मारना भी पड़े तो मारना छोड़ना मत। ये सुनकर फूचैन डर जाता है। वो कहता है कि मॉम आप क्या बोल रही हो, मैं आपका बेटा हूँ। मिसेस फू कहती है कि तुमने न्यांशी से प्यार करके मुझे शर्मिंदा किया। ये कहते ही वो फूचैन को जबरदस्ती बिठाकर कहती है कि तुम दोनों अच्छे से बात करो, मैं जा रही हूँ, प्यार से बात करना, लड़ना मत, समझे? ये बोलकर दबंग सासू माँ चली जाती है। फूचैन यांशु को कुछ कहने ही वाला होता है, तभी यांशु ब्रेसलेट दिखाने के लिए फूचैन की तरफ हाथ बढ़ाती है तो फूचैन को लगता है कि वो उसे मारने वाली है, तो वो पीछे हटकर कहता है कि माँ ने कहा था लड़ना मत। यांशु कहती है कि डरो मत, आज मैं तुम्हें मारने नहीं वाली। ये कहते ही वो इतरा के उसे ब्रेसलेट दिखाती है। फूचैन कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास क्यों है? यांशु कहती है क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारी मॉम मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है। फूचैन कहता है चलो मुझे वापस दो। यांशु मारकर उसके हाथ को दूर करती है तो फूचैन कहता है फिर से मारा मुझे, झूठी, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगी। यांशु कहती है अगर तुम मुझे उकसाओगे नहीं तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फूचैन कहता है बताओ ब्रेसलेट वापस करने के कितने पैसे लोगी? यांशु कहती है 100 मिलियन। ये सुनकर फूचैन कहता है तुम चोरी क्यों नहीं कर लेती? यांशु कहती है कर तो रही हूँ तुम्हें लूट कर। फूचैन कहता है ठीक है 100 मिलियन, अब जल्दी से उतारो। ये सुन यांशु खुद को कवर करके ऊंची आवाज से कहने लगती है कि मैं ऐसे अजीब काम नहीं करती। फूचैन कहता है क्या बकवास करी हो, मैंने तुम्हें ब्रेसलेट उतारने को कहा। तभी यांशु रोने का ड्रामा करते हुए कहती है कि जब हम रिलेशनशिप में थे तो तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, अब तुम्हें नई मोहब्बत मिल गई है तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे, मुझसे मेरे प्यार की निशानी वापस छीन लोगे। फूचैन कहता है मैंने कब तुमसे प्यार किया? यांशु कहती है हाय मेरी जिंदगी इतनी दुखी क्यों है। ये बोलकर वो ब्रेसलेट उतारने लगती है पर नहीं उतरती तो वो कहती है ये नहीं उतर रहा। फूचैन कहता है कि ड्रामा बंद करो, क्या तुम मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस नहीं करना चाहती? यांशु कहती है यकीन नहीं आ रहा तो खुद ही उतारो। फूचैन ब्रेसलेट उतारने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो यांशु जानबूझकर खुद को पुश करती है। फूचैन लोगों की तरफ देखकर कहता है कि अरे ध्यान से करो। फिर यांशु से कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? यांशु कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, ब्रेसलेट उतार कर वापस कर दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। फूचैन घर आता है तो मिसेस फू कहती है तुमने यांशु से उसका ब्रेसलेट क्यों छीना? फूचैन कहता है मैंने उसे नहीं छीना, क्या उसने फिर से आपसे मेरी शिकायत कर दी? मिसेस फू कहती है कि वो कॉफी शॉप मैंने 2 दिन पहले ही खरीदी, मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखी। फूचैन कहता है क्या आप बिना सोचे समझे चीजें खरीदने की अपनी ये आदत बदल सकती हो? माँ आप करना क्या चाहती हो? मिसेस फू गुस्सा होने लगती है तो फूचैन कान पकड़कर बैठ जाता है। मिसेस फू कहती है कि मैंने फू फैमिली की तरफ से अपनी बहू को ब्रेसलेट पहना दिया है, अब तुम्हें उसे घर लाना होगा। फूचैन कहता है मॉम क्या आप रीजनेबल हो सकती हो, आपने ब्रेसलेट अपनी पसंद की लड़की को पहना दिया और अब उस ब्रेसलेट की वजह से उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रही हो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी मिसेस फू सर पकड़कर कहती है कि हाय मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मेरा दिल भी अनकंफर्टेबल है।
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे नाराज किया। तभी फू चैन कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे दिल में भी दर्द है, मुझे हर जगह पेन है। मॉम प्लीज ये प्रिटेंड करना बंद करो कि आप बीमार हो। मैंने आपकी मेडिकल रिपोर्ट देख ली है, आप बीमार नहीं हो। ये सुनकर मिसेस फू उसका कान पकड़कर कहती है कि अगर तुम उसे वापस नहीं ले आए तो तुम्हें भी घर वापस आने की जरूरत नहीं। फू चैन कहता है कि यांशु की वजह से आप अपने बेटे को छोड़ दोगी। मिसेस फू कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, मुझे यांशु पसंद है। उस दिन अपनी माँ का रिवेंज लेने के लिए वो कितनी फेयरलेस थी, बिल्कुल मेरी तरह। फू चैन कहता है सही कहा, जब वो मुझे मारती है तो एग्जैक्टली आप जैसी बन जाती है। मिसेस फू थप्पड़ मारने लगती है तो फू चैन कहता है एग्जैक्टली ऐसे ही। मिसेस फू कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने न्यांशी से शादी करने की हिम्मत की तो मैं यहाँ लटक कर मर जाऊंगी। तुम देख क्या रहे हो, जाओ मेरी बहू को लेकर आओ। फू चैन जाते समय कहता है कि माँ ये छोटा है। यांशु हॉस्पिटल आती है और टेस्ट करवाने के बाद सोचती है कि रिपोर्ट्स के रिजल्ट आने में आधा महीना लग जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगी। तभी डॉक्टर ली आता है और कहता है कि यांशु तुम यहाँ। यांशु कहती है कि तुम तो न्यांशी के डॉक्टर हो ना। डॉक्टर ली कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका डॉक्टर हूँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम दोनों हाई स्कूल में मिले थे, क्या तुम्हें याद है। यांशु सोच रही होती है, तभी वहाँ न्यांशी आती है, साथ फू चैन भी होता है। न्यांशी कहती है कि मैंने सुना है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। यांशु तुम्हें डॉक्टर ली के साथ नहीं होना चाहिए। यांशु कहती है कि मैं जिसके साथ भी हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। न्यांशी कहती है कि यांशु तुम गलत समझ रही हो, मुझे अफसोस है कि फू चैन ने तुम्हें मेरा सब्स्टिट्यूट समझा, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुमने अपने दिल में किसी और को जगह दे दी। यांशु कहती है कि ओह कुछ लोगों को ये नहीं पता कि कौन किसकी सब्स्टिट्यूट है। ये बोलकर वो उसे ब्रेसलेट दिखाती है तो न्यांशी कहती है ये तो फू फैमिली का हेयरलूम जड ब्रेसलेट है, ये तुम्हारे पास क्या करा है। यांशु कहती है कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, होने वाली सासू माँ ने इसे मेरे हाथ पर पहनाने की जिद की, मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोलकर उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है कि ये कंगन कितना बड़ा और भारी है, मुझसे तो संभाला ही नहीं जा रहा, हाथ में तो दर्द होने लग गया है। फू चैन उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले जाता है और कहता है कि चूंकि तुमने फू फैमिली की बहू का कंगन पहना हुआ है तो तुम्हें हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना होगा और लड़कों से दूर रहना होगा। यांशु कहती है कि फू चैन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। फू चैन कहता है हाँ पूछो। यांशु कहती है कि एक इंसान के कितने हाथ होते हैं। फू चैन सोचता है कि ये कैसा सवाल है। तभी यांशु थोड़ा पीछे हटती है और फिर जंप मारकर फू चैन को जोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि आज के बाद अगर तुम अपनी इस माशूका के साथ मेरे सामने आए तो मुझे जवानी में बेवा होने में कोई एतराज नहीं। ये बोलकर न्यांशी को धक्का मारकर डॉक्टर ली का हाथ पकड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में न्यांशी मॉम को बताती है कि यांशु के पास वो फैमिली का हेयरलूम ब्रेसलेट कैसे आया। मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, तुम बस फू चैन के दिल पर कब्जा कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्रेसलेट किसके पास है। भले ही उसे वो ब्रेसलेट मिल गया लेकिन उसे मिसेस फू की पोजीशन कभी नहीं मिल पाएगी। न्यांशी कहती है लेकिन मॉम कुछ दिनों से फू चैन यांशु में दिलचस्पी ले रहा है, अगर उसे पता चल गया कि उसे बचाने वाली यांशु थी तो वो उसके पास चला जाएगा। मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, फू चैन हमारी फैमिली की लाइफ लाइन है। न्यांशी कहती है कि मैं फू चैन को ये सच कभी पता चलने नहीं दूंगी, अगर उसे पता चल गया तो मेरे सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी एक सर्वेंट आती है जो न्यांशी का ड्रेस पहने बड़ी खुश होकर ये कहते हुए जाती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं पहना। मॉम कहती है क्या ये वो न्यू लिमिटेड एडिशन ड्रेस नहीं है जो तुमने रिसेंटली खरीदा था। न्यांशु कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की। तभी न्यांशु के रूम से टूटने की आवाज आती है तो वो कहती है मेरे रूम में कौन है। मॉम कहती है कहीं कोई चोर तो घुस नहीं आया। दोनों माँ बेटी भागते हुए रूम में जाते हैं जहाँ यांशु ने तहलका मचाया होता है। न्यांशी के रूम को तहस नहस करके रख दिया। ये सब देखकर न्यांशी गुस्से से चिल्लाने लगती है और कहती है कि यांशु तुम पागल हो गई हो। यांशु कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये रूम मेरा है, इसे खाली कर दो, अब तुमने नहीं किया तो मुझे खुद ही ये सब करना पड़ा। न्यांशी कहती है मैंने तुमसे कहा ना ये मेरा रूम है, मेरा नहीं, मेरे कपड़े कहाँ गए। यांशु कहती है वो क्या है ना, मैंने वो सब गरीबों में बांट दिए और थोड़े बहुत बचे थे तो वो घर के सर्वेंट को दे दिए, बस ये रहता है इसे रख लो तुम। यांशी कहती है मेरा लिमिटेड एडिशन। यांशु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
ये बोलकर जैसे ही आगे बढ़ती है तभी यांशु उसे जोरदार थप्पड़ दे मारती है। फिर क्या, नाजुक कली गोल घुमाटी मारकर बेड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यांशु कहती है कि मैं न्यांशी के इस वेलकम सेरेमनी से बड़ी खुश हुई। तभी मिस्टर सू आता है और लाडली बेटी को बेहोश देखकर यांशु से कहता है कि ये तुम क्या करी हो। यांशु कहती है कि ये मेरा घर है, अगर आपने मुझे नाराज किया तो मैं आपको पहली फुर्सत में यहाँ से निकाल दूंगी। मैं जानती हूँ कि कुछ समय से कंपनी को कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ा है। क्या आप डिफिकल्ट से निपटने के लिए फू चेन के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हो? मिस्टर सू कहता है कि मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करो। तुम किस तरह की बेटी हो? आखिर मैंने तुम जैसी बेटी को कैसे जन्म देने दिया? यांशु कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं। जरूरी बात यह है कि मिसेस फू मुझे ही अपनी घर की बहू मानती हैं। क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं? ये बोलकर उनके पास जाती है और कहती है कि तुम सब अभी के अभी मेरे घर से निकलो। मिस्टर सू के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो अपनी लाडली बेटी को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे यांशु डॉक्टर ली से मिलने जाती है। डॉक्टर ली बड़े प्यार से उसके सामने कॉफी रखता है तो ये देखकर यांशु सोचती है कि मेरी मॉम के मरने के बाद से किसी ने भी मेरे साथ इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ सॉरी कहने के लिए बुलाया है। पिछली बार मेरी वजह से तुम्हें उन सब में इन्वॉल्व होना पड़ा। डॉक्टर ली कहता है नहीं तो तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनना ये तो मेरे लिए एजाज की बात है। फिर उससे शर्माते हुए पूछता है कि क्या नेक्स्ट वीक तुम फ्री हो? मैं एक बहुत ही अच्छा कैंपिंग जगह जानता हूँ। यांशु कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत खुश होगी। डॉक्टर ली कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ। ये सुनकर यांशु पहले तो हंसती है, फिर इमोशनल होकर कहती है कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं। डॉक्टर ली कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तभी यांशु को फू चैन का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे लड़कों से मिलने की? यांशु कहती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ये बोलकर इधर उधर उसे देखने लगती है। फू चैन कहता है कि ये कॉफी शॉप मेरी मॉम का है, मैं सर्विलेंस देख सकता हूँ। यांशु कहती है तुम तो कमाल के निकले। फू चैन कहता है जल्दी नीचे आओ, मैं रोड साइड पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर ली काम करता है वो भी हमारा है। मैं उसे किसी भी समय नौकरी से निकाल सकता हूँ। धमकी सुनकर यांशु कॉल रख देती है और डॉक्टर ली से कहती है कि सॉरी डॉक्टर ली, मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। डॉक्टर ली पूछता है क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? यांशु कोई जवाब नहीं देती। वहाँ से निकल कर फू चैन के पास जाती है और कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? फू चैन कहता है कि डॉक्टर ली से दूर रहो। यांशु कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों? फू चैन कहता है क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हें डॉक्टर ली से दूर रहना है। यांशु कहती है कि मैंने नहीं सुना। ये बोलकर वो फू चैन को थप्पड़ मारने लगती है तो फू चैन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बीट नहीं कर सकता? यांशु कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। तभी सामने से डॉक्टर ली आता है। उसे देखकर फू चैन मुस्कुराने लगता है तो यांशु कहती है ये हम दोनों के बीच का मैटर है, इसमें दूसरों को मत घसीटो। फू चैन कहता है कि वो तुम ही हो जो उसे बीच में ले आई। ये बोलकर वो कार का विंडो ओपन करता है और हॉर्न बजाता है ताकि डॉक्टर ली उन्हें देख सके। जैसे ही डॉक्टर ली उन्हें देखता है तभी फू चैन यांशु को अपने क्लोज कर लेता है। ये देखकर बेचारा डॉक्टर ली का दिल ही टूट जाता है। आया था गर्लफ्रेंड बनाने, टूटे दिल के साथ चला जाता है। यांशु उसे खुद से दूर करती है और उसके निक पर जोर से कोनी मारकर कार से निकल जाती है। फिर देखती है कि वो हिलडुल नहीं रहा तो वो कहती है चलो ड्रामा बंद करो। फू चैन कोई जवाब नहीं देता तो यांशु कहती है हाय मैंने क्या कर दिया, ये मर तो नहीं गया? यांशु फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है। बेहोश फू चैन को एम्बुलेंस में डाला जाता है। यांशु नर्स से कहती है कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं तो मैं चलती हूँ। वो जाने लगती है तो नर्स उसे रोककर कहती है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, चलो अपने हस्बैंड के पास बैठो। यांशु बचने की कोशिश करती है लेकिन नर्स उसे जबरदस्ती बिठा देती है और कहती है कि मैंने बहुत से कपल्स को लड़ते हुए देखा लेकिन ऐसी लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखी। तुम इसके निक पर कैसे मार सकती हो? ये मर भी सकता था, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? यांशु कहती है कि शुरू से ही इसका दिमाग ठीक नहीं है। नर्स कहती है कि वो ठीक नहीं है, उसे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। वो यंग है लेकिन बेचारा तुम जैसी क्रूअल वाइफ से मुकाबला नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें कभी फोर्स भी नहीं कर सकता।
यानशु मुंह बनाकर कहती है कि मुझे अपने तरीके से करने दो। फिर वो फू चैन को लात मारकर कहती है कि क्या तुमने कभी मुझे अपने तरीके से चलने दिया। दूसरी तरफ मिस्टर फू परेशान बैठे हुए होते हैं। न्यांक्षी आती है और पूछती है कि डैड आप परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। मिस्टर सू कहते हैं कि कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है। अगर इस बार फू ग्रुप ने हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं किया तो हमारी फैमिली दिवालिया हो जाएगी। न्यांक्षी कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, बस मुझ पर छोड़ दो। फू चैन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बात जरूर मानेगा। ये सुनकर मिस्टर सू खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है। ठीक है, मैं ये तुम पर छोड़ देता हूँ। वहीं खड़ी यानशु उनकी सारी बातें सुन लेती है। देखते हैं अब ये क्या करेगी इनके साथ। यानशु ऑफिस आती है जहां फू चैन सर्वाइकल कॉलर पहने दर्द से तड़प रहा होता है। बेचारे को यानशु ने इंजर्ड जो किया था, यानशु को देखकर वो डर जाता है और कहता है कि वहीं रुको, मेरे पास मत आना, मैं अभी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ, दूर ही रहो मुझसे। यानशु बड़ी रिस्पेक्ट से उसे केक देकर कहती है कि मिस्टर फू, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोऑपरेशन पर डिस्कस करने के लिए आई हूँ। फू चैन कहता है कि हाँ बोलो। फिर केक को देकर कहता है कि सच में क्या ये केक यानशु ने खुद बनाया। फिर यानशु से कहता है कि ये कितना अगली है। यानशु कहती है कि नहीं पसंद तो मत खाओ। ये बोलकर वो केक उठाने लगती है तो फू चैन केक अपनी तरफ करके कहता है कि ये तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है मेरे साथ कोऑपरेशन करने का। चलो बताओ तुम क्या डील करना चाहती हो। यानशु कहती है कि मैंने सुना है फू ग्रुप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिड्स लगा रहा है, तो मैं उसमें तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। फू चैन कहता है कि बहुत से लोग मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो मिस यानशु मैं तुम्हें ही क्यों चुनूं। यानशु कहती है कि मैंने पहले भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम किया है, प्रॉफिट कैसे किया जाए ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। फू चैन कहता है कि फू ग्रुप के पास पैसों की कमी नहीं है। हाँ, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। यानशु पूछती है कि क्या कंडीशंस हैं। फू चैन कहता है कि तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर तुम मेरी फियांसे बनने के लिए राजी हो तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है। ये सुनकर यानशु फू चैन के पास जाने लगती है तो फू चैन डर रहा होता है कि कहीं वो उसे फिर से न पीट दे। वो उससे दूर होने लगता है तो यानशु कहती है ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कब साइन करेंगे। ये सुन फू चैन कहता है क्या तुम मान गई। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर कोई भी लड़का तुम्हें बहुत सारे पैसे दे तो तुम उसके माशूका बनने को तैयार हो जाओगी। ये सुन यानशु को गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि तुम आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो ना। ये सुनकर फू चैन अपना गला ही पकड़ने लग जाता है। यानशु फाइल उठाकर उसे मारती है। फू चैन खुद को बचाते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरी जान लोगी क्या। यानशु कहती है मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। फू चैन भाग रहा होता है। यानशु उसे मारने के लिए पीछे भागती है और कहती है कि तुमने ही ये घटिया शर्त मेरे सामने रखा, अब मैं मान गई तो मुझे बातें सुना रहे हो और मेरे सामने शरीफ बनने का ड्रामा कर रहे हो। शर्म नहीं आती बेशर्म कहीं के। फू चैन कहता है कि तुम जो चाहती हो उस पर हम बात कर सकते हैं। यानशु गुस्से में फाइल फेंक कर रोने लगती है और कहती है कि डिस्कस, क्या इन 3 सालों में तुमने कभी मुझसे बात की? क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को समझा? तुमने हमेशा मुझे बस एक सब्स्टिट्यूट समझा और मुझ पर हुक्म जताते रहे। फू चैन उसे रोता देकर चेयर में बिठा देता है और कहता है कि आजकल तुम अजीब हरकतें कर रही हो। मैं एक साइकोलॉजिस्ट को जानता हूँ, उसके पास चली जाना, मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तुम बस मेरा नाम लेना, तुम्हें 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानशु और ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ। फू चैन कहता है तो फिर तुम इस प्रोजेक्ट पर जोर क्यों दे रही हो। यानशु कहती है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी मॉम की प्रॉपर्टी वापस पाना चाहती हूँ। फू चैन कहता है तुम्हें पहले इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो अब क्यों। यानशु कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। एनीवेज, जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी हेल्प करेगा मैं उसे खुद को सेल कर दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है तो फू चैन कहता है 1 मिनट रुको, ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यानशु कहती है ठीक है, फिर हमारा एग्रीमेंट ये है कि मैं 6 मंथ तक तुम्हारी फियांसे बनकर रहूंगी, लेकिन इस बीच तुम शादी नहीं करोगे, यहाँ तक कि न्यांक्षी से भी नहीं। फू चैन कहता है कि मैं पार्टी ए हूँ, तुम मेरे सामने नेगोशिएट टर्म्स कैसे रख सकती हो। यानशु कहती है कि मुझे मिसेस फू बनने का कोई शौक नहीं, अगर तुमने शादी की तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन खत्म हो जाएगा और उस दिन मैं पार्टी ए बन जाऊंगी।
ये सुन फूचेन की बोलती ही बंद हो जाती है। यांशु के जाने के बाद वो कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं न्यांगशी से शादी करूंगा। न्यांगशी फूचेन के ऑफिस आती है और यांशु को वहाँ से निकलता देखकर पूछती है कि यांशु तुम यहाँ क्या करी हो। यांशु कहती है कि तुम सीईओ की वाइफ नहीं हो समझी, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं कि मैं यहाँ क्या करी हूँ। न्यांगशी कहती है कि फूचेन बहुत जल्द ही मुझसे शादी करेगा, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी यांशु उसे रोक कर कहती है कि सीईओ की ना होने वाली वाइफ, ये तुमने कैसी अजीब वॉच पहनी हुई है। ये बोलकर उसका हाथ पुश करके चली जाती है। न्यांगशी गुस्से से लाल होकर कहती है कि मैं अभी जाकर फूचेन को बताती हूँ कि तुम मुझे बुली करी हो। ये बोलकर वो फूचेन के पास जा रही होती है। वहीं फूचेन केक को देखकर कुछ सोच रहा होता है और पता नहीं क्या सोचने के बाद वो केक उठाकर बाहर आता है। तभी सामने से न्यांगशी आती है तो वो उसे पूछता है तुम यहाँ कैसे। न्यांगशी कहती है फूचेन तुमने तो कहा था कि तुम यांशु के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, तो फिर वो तुम्हारे ऑफिस क्या करी थी। फूचेन कहता है कि हमने बस काम से रिलेटेड कुछ बातें की और कुछ नहीं, क्या कुछ हुआ है। न्यांगशी कहती है कि फूचेन मैंने सुना है तुम न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, क्या तुम हमारी फैमिली को इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट लेने दे सकते हो। फूचेन कहता है कि तुम्हें बिजनेस में इतनी दिलचस्पी क्यों। न्यांगशी उसका हाथ पकड़ने लगती है तो फूचेन केक को बचाते हुए कहता है कि ये तुम क्या करी हो, तुम मेरे छोटे से केक को गिरा दोगी। न्यांगशी कहती है कि फूचेन तुम बस मुझसे वादा करो, तुम मेरी फैमिली के साथ कोलैबोरेट करोगे। फूचेन कहता है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, सो बिजनेस मैटर्स की फिक्र मत करो, घर जाओ और रेस्ट करो। ये बोलकर वो जाने लगता है। न्यांगशी सोचती है कि पास्ट में जो भी मैं फूचेन से कहती थी वो मेरी बात मान लेता था, लेकिन आज यांशु ने उससे ऐसा क्या कह दिया कि फूचेन ने मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। तभी फूचेन रुकता है, वो न्यांगशी के पास आ रहा होता है। न्यांगशी खुश है कि वो उसकी बात मान गया, पर नहीं, फूचेन उससे कहता है कि तुम खुद जाओगी या मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें घर ड्रॉप करवा दूं। न्यांगशी मुंह बनाकर कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। न्यांगशी के जाने के बाद फूचेन केक से बातें कर रहा होता है कि ये छोटा सा केक बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसे बनाने वाली ने जरूर बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। तुमने कहा था कि यांशु वो लड़की है जो दिन भर दोगली बातें करती है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उसे मेरी फिक्र है कि मैं टाइम पर न खाता हूँ और न ही सोता हूँ। मुझे स्वीट इतना पसंद नहीं, लेकिन उसने खुद मेरे लिए बनाया है तो मैं जरूर खाऊंगा। फूचेन यांशु को साइकोलॉजिस्ट के पास भेज रहा था, लेकिन जाना उसे खुद चाहिए था। ये पागल ये भूल गया कि वो स्टाफ के बीच खड़ा है, अपने रूम में नहीं। बॉस को ऐसे देखकर सभी शॉक्ड होते हैं और पागल समझ रहे होते हैं। फूचेन देखता है कि स्टाफ भी वही केक खा रहे होते हैं जो यांशु ने उसे दिया था। एक लड़की कहती है कि मिस्टर फू, अगर आपको ये पसंद है तो आप ये ले लो। फूचेन को लगा कि यांशु ने स्पेशली केक उसके लिए बनाया, लेकिन सभी स्टाफ के पास वो केक देखकर मुंह बनाकर जा रहा होता है और फिर स्टाफ से कहता है कि सभी स्मॉल केक्स मेरे ऑफिस में रख दो। दूसरी तरफ सासू माँ के बुलाने पर यांशु घर आती है और कहती है कि आंटी फू, आपने मुझे बुलाया। सासू माँ कहती है कि तुमने अभी मुझे क्या कहकर बुलाया। यांशु कहती है कि ओह सॉरी माँ। सासू माँ कहती है कि ये हुई ना बात। ट्रेलर मिसेस फू के कहने पर यांशु का नाप ले रहा होता है। सासू माँ कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम्हारे काफी ड्रेस पुराने हो गए हैं, अब उन्हें बदलने का समय आ गया है। हमारे घर की बहू को बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहनने चाहिए। यांशु कहती है कि सासू माँ, क्या आप इसे मेरे लिए कस्टमाइज कर सकती हो। सासू माँ कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम फू फैमिली की बहू हो जो बेस्ट डिजर्व करती हो। ये बोलकर ऑनलाइन ड्रेस सिलेक्ट करके असिस्टेंट से कहती है कि मेरी बहू को दिखाओ मैंने उसके लिए क्या सिलेक्ट किया है। फिर यांशु से कहती है कि तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। असिस्टेंट बड़ी स्क्रीन में सासू माँ के सिलेक्टेड आइटम्स यांशु को दिखाता है। एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल बैग देखकर यांशु के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है। सासू माँ कहती है कि खरीद लो। असिस्टेंट नेक्स्ट आइटम नेकलेस दिखाता है। यांशु कहती है ये तो और भी ज्यादा सुंदर है। सासू माँ कहती है ये भी खरीद लो। यांशु कहती है कि सासू माँ, ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं है। सासू माँ कुछ नहीं सुनती, खरीदने को बोल देती है। फिर ड्रेस की बारी आती है। यांशु को दोनों ही कलर्स बहुत पसंद आते हैं तो सासू माँ दोनों ही ड्रेस खरीद लेती है। ये देखकर यांशु खुश होकर सासू माँ को हग करती है।
तभी असिस्टेंट गलती से एरोप्लेन की तस्वीर दिखा देता है और कहता है कि सॉरी मैडम, मैंने गलती से तस्वीर दिखा दी। ये वो एरोप्लेन है जिसके बारे में मिस्टर फू 2 दिन पहले ऑप्टोमेस्टिक थे और अब वो इस बात को लेकर झिझक रहे हैं कि वो इसे खरीदे या नहीं। सासू माँ कहती है कि इसे मेरे बहू के लिए खरीद लो और फू चैन का कार्ड स्वाइप करो। सासू माँ अपनी सारी दौलत बहू पर लुटा देती है। यांशु सासू माँ से कहती है कि माँ, आप सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। सासू माँ कहती है कि मैं तुमसे नहीं तो और किससे प्यार करूंगी, उस सड़ी हुई न्यांशी से। तभी यांशु को डॉक्टर ली का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यांशु सासू माँ से कहती है कि माँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ फू चैन को मैसेज आता है। जब वो देखता है तो शॉक होकर कहता है, क्या 500 मिलियन, वो भी 2 घंटे में खर्च कर दिए। फिर वो मॉम को कॉल करके कहता है कि क्या आप प्लीज बेतरतीबे चीजें खरीदना बंद कर सकती हो, ये पैसे हैं, कागज नहीं। मॉम कहती है कि यूजलेस लड़के, वहाँ तुम्हारी वाइफ बाहर किसी फ्रेंड से मिलने गई है, उसके साथ कॉफी पी रही है और तुम्हें यहाँ पैसों की पड़ी है। दूसरी तरफ डॉक्टर ली और यांशु को दिखाया जाता है। यांशु डॉक्टर ली से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। डॉक्टर ली कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है कि तुम लंबे समय से चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं आई, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें याद दिला दूं। यांशु कहती है, क्या फायदा मेरे जाने का। डॉक्टर ली कहता है कि यांशु, मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर तुम नहीं गई तो। तभी वहाँ फू चैन आता है और कहता है कि यांशु, क्या तुम भूल गई तुम कौन हो। यांशु कहती है कि मिस्टर फू, मैंने तुम्हारी फेक माशूका बनने का वादा किया था, लेकिन ये मेरी अपनी जिंदगी है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। फू चैन कहता है कि मेरे पीठ पीछे तुम दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप बना रही हो। यांशु कहती है कि हम अडल्ट हैं, मेरी मर्जी, मैं जितने भी लड़कों के साथ घूमूं फिरूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। फू चैन कुछ कहने ही वाला होता है, तभी डॉक्टर ली कहता है कि यांशु, मुझे नहीं पता तुम्हें किन डिफिकल्ट्स का सामना करना पड़ा है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन फू चैन कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। यांशु सोचती है कि डॉक्टर ली एक अच्छे इंसान है और मैं उन्हें परेशानी में नहीं डाल सकती। फिर वो फू चैन से कहती है कि डॉक्टर ली से मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, अगर मिस्टर फू तुम मुझ पर कंट्रोल करना चाहते हो और मुझे दूसरे लड़कों से मिलने की इजाज़त नहीं देना चाहते, तो तुम्हें प्रोजेक्ट में मुझे 5% और देना होगा। डॉक्टर ली कुछ कहने ही वाला होता है, तभी फू चैन कहता है, ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा। यांशु कहती है, थैंक यू बॉस, मेरी दुआ है तुम जल्द ही अमीर बन जाओ। फिर डॉक्टर ली से कहती है कि डॉक्टर ली, सॉरी, मेरे बॉस ने मुझे खुद को साफ रखने के लिए कहा है, इसलिए 6 मंथ के लिए हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और हम फ्रेंड लिस्ट से भी एक दूसरे को डिलीट कर देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। फिर वो फू चैन से कहती है कि डॉक्टर ली को इन सब से दूर रखो। फू चैन कहता है कि हमारे बीच का ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। यांशु उसे खींच कर ले जाती है। न्यांशी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती है। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ली कहता है कि तुम्हारे किडनी फेल हो रहे हैं, तुम्हारे दोनों किडनीज के साथ प्रॉब्लम है, सो किडनी ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है। न्यांशी कहती है कि डॉक्टर ली, क्या हम जल्द से जल्द सर्जरी करा सकते हैं। डॉक्टर ली कहता है कि अपने फैमिली मेंबर से ब्लड टेस्ट करवाने का कहो, अगर ब्लड टाइप मैच हो गया तो तुम जल्द से जल्द सर्जरी करवा सकती हो, लेकिन डोनर की परमिशन जरूरी है। न्यांशी कहती है, ठीक है, मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। न्यांशी को किडनी डोनेट करने वाली सिर्फ यांशु है और यांशु अब पहले वाली यांशु नहीं रही। देखना होगा न्यांशी यांशु की किडनी लेने के लिए कौन सी चाल चलेगी। यांशु ने फू चैन के साथ डील करके प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया। ये बात जब मिस्टर सू को पता चलती है तो वो न्यांशी पर गुस्सा होकर कहते हैं कि तुमने तो कहा था तुम सब हैंडल कर लोगी, फू चैन प्रोजेक्ट तुम्हें ही देगा, फिर ये यांशु के पास कैसे चला गया। न्यांशी कहती है कि डैड, मैंने खुद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिस्टर सू कहते हैं, तुम तो जानती हो फू फैमिली के साथ हमारा कॉपरेशन हमारी वापसी का इकलौता मौका था जिससे हम अपनी हालत सुधार सकते थे। तभी मॉम आती है और कहती है कि ये सब यांशु की गलती है, जरूर उसने कोई चाल चली होगी। मिस्टर सू कहते हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि कौन किस तरह के ट्रिक्स यूज करता है, मैं बस अपनी फैमिली बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। न्यांशी कहती है कि डैड, मेरे पास एक तीर से 2 शिकार करने का एक तरीका है, जब यांशु ही नहीं रहेगी तो फू फैमिली का प्रोजेक्ट खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। ये फैमिली तो यांशु को मारने पर उतर आ गई,
देखते हैं न्यांशी यांशु की किडनी लेने पर कामयाब हो पाएगी या नहीं। यांशु घर आती है तो स्टेप मॉम कहती है कि यांशु, मैं और न्यांशी अभी बात कर रहे थे, नेक्स्ट वीक सू ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी है, तो हम तुम्हें वहाँ सबसे इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रहे हैं। न्यांशी कहती है कि इस तरह सबको पता चल जाएगा कि तुम सू फैमिली की सेकंड बेटी हो। ये सुन यांशु सोचती है कि ड्रामे के प्लॉट के मुताबिक न्यांशी आज चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई और उसे पता चला कि उसकी किडनी फेल हो गई है। इसके अलावा फू ग्रुप का प्रोजेक्ट भी मैंने उनसे छीन लिया, फिर भी ये दोनों इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, साफ नजर आ रहा है कि ये मुझसे मेरी किडनी चाहते हैं। यांशु इनके इरादे अच्छी तरह से जानती है, इसलिए वो मान जाती है और कहती है कि बहुत अच्छे, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। माँ बेटी खुश हैं कि यांशु उनके जाल में फंस गई, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो खुद यांशु के जाल में फंस गए हैं। आज सू ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी है, यांशु भी वहाँ आई हुई है। उसे वहाँ देखकर गेस्ट बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मैंने सुना है सू ग्रुप आज पार्टी में अपनी दूसरी बेटी को इंट्रोड्यूस कराने वाला है। दूसरा कहता है क्या सच में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली ये वही लड़की है ना जिसने न्यांशी की वेलकम पार्टी में हंगामा खड़ा कर दिया था। फू चैन भी वहीं होता है और दूर से बस यांशु को देख रहा होता है। तभी न्यांशी फू चैन के पास आती है और कहती है कि सॉरी फू चैन, यांशु ने मेरे डैड को ये सब करने के लिए फोर्स किया ताकि वो अपर क्लास में शामिल हो सके। फू चैन कहता है क्या तुम हमेशा ये नहीं कहती थी कि यांशु तुम्हारी बायोलॉजिकल बहन है, तो उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने में क्या गलत है। न्यांशी कहती है कि पास्ट में उसने बहुत हार्ड टाइम देखा, लेकिन अब जब भी वो पैसे वाले किसी लड़के से मिलती है तो फायदा उठाने के लिए बस उसके पास चली जाती है। तभी यांशु एक रिच बिजनेसमैन के साथ बातें कर रही होती है। वही बिजनेसमैन उसे अपने साथ प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इनवाइट करता है, तो न्यांशी की बात सीधा फू चैन के दिल पर जा लगती है और वो गुस्से में लाल होकर वहाँ से चला जाता है। गेस्ट से मिलने के बाद यांशु बैंक्वेट से बाहर आती है तो न्यांशी उसके पास आती है और ड्रिंक देती है जिसमें उसने ड्रग मिलाया होता है। वो उसे कहती है कि आज के बाद से तुम सू फैमिली की रियल सेकंड डॉटर हो। यांशु इसके बुरे इरादे जानती है, वो ड्रिंक नहीं करती, तो न्यांशी कहती है कि तुम पी क्यों नहीं रही। यांशु कैमरे की तरफ देखकर कहती है कि दोस्तों शर्त लगा लो, ड्रामे के प्लॉट के मुताबिक वाइन के इस गिलास में कुछ न कुछ जरूर होगा। न्यांशी पूछती है कि यांशु ये तुम किससे बातें कर रही हो। तभी यांशु न्यांशी को अपने वाइन गिलास जबरदस्ती पिला देती है। न्यांशी कहती है कि यांशु ये तुम क्या कर रही हो। यांशु कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। न्यांशी भागते हुए वॉशरूम आती है और उल्टियां करने लगती है ताकि ड्रग बाहर निकल पाए, पर कोई फायदा नहीं होता। न्यांशी बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी वहाँ न्यांशी के खुद के लोग आते हैं और उसे यांशु समझकर ले जा रहे होते हैं, क्योंकि न्यांशी ने विदाउट पिक्चर सेंड किए उनसे डील किया था। ये सब देखकर यांशु बड़ी खुश होती है और किसी को मैसेज करी होती है। तभी फू चैन आता है और कहता है कि तुम यहाँ छुप कर क्या कर रही हो, खुश मत हो कि ये सब करके तुम यहाँ अपर क्लास में शामिल हो सकती हो। यांशु कहती है कि मैं तुम्हारी लवर न्यांशी की तरह नहीं हूँ। फू चैन कहता है कि न्यांशी तुम्हारी बहन है, तुम हर जगह उसे ही निशाना क्यों बनाती हो। यांशु कहती है कौन सी बहन, वो बहन जो अपनी बहन की किडनी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फू चैन कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, न्यांशी ऐसी इंसान नहीं है जैसा तुम कह रही हो। यांशु कहती है ठीक है फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो किस तरह की इंसान है। ये बोलकर वो उसे वेयर हाउस ले आती है जहाँ न्यांशी ने यांशु की किडनी लेने के लिए फुल प्लान बनाया हुआ था, लेकिन अब वो खुद उसकी जगह पर लेटी हुई है। यांशु फू चैन को चुपचाप तमाशा देखने को कहती है। डॉक्टर सर्जरी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये सुनकर फू चैन यांशु से कहता है कि तुम एक नागिन हो, क्या तुम सच में न्यांशी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। यांशु कहती है कि नागिन तुम हो और तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, अगर मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो तुम्हें यहाँ क्यों ले आती। न्यांशी के प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ मुझे होना चाहिए था। फू चैन को यकीन नहीं आता, वो न्यांशी को बचाने जा रहा होता है तो यांशु उसे रोक कर कहती है कि चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो, कोई आएगा उसे बचाने। तभी मिस्टर सू आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि क्या तुम अंधे हो, ये न्यांशी है यांशु नहीं, चलो हटो मेरी बेटी से। फू चैन सब सुन लेता है। न्यांशी को होश आता है, वो कहती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, यांशु कहाँ है।
और डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सू कहता है कि मुझे किसी अननोन का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मुझे यहाँ आकर तुम्हें बचाना है। फू चैन यांशु से कहता है कि तुमने ही उन्हें मैसेज सेंड किया था ना। यांशु इशारा करके उसे बाहर चलने का बोलती है। न्यांगशी डैड से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में उस यांशु की किडनी चाहिए। दूसरी तरफ फू चैन को खामोश देखकर यांशु कहती है, क्या हुआ? सदमे से आवाज नहीं निकल रही। फू चैन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि न्यांगशी किस तरह की इंसान है, चाहे वो कैसी भी हो, मैं फिर भी अपने दिल में तुम्हें कभी भी जगह नहीं दूंगा। यांशु कहती है, क्या कहा तुमने? फू चैन कहता है कि तुम बहुत चालाक औरत हो, तुमने मेरी अटेंशन पाने के लिए हर तरह की कोशिश की, अब बस हार मान लो, तुम मेरे दिल में न्यांगशी की जगह कभी नहीं ले पाओगी। यांशु कहती है, क्या तुम पागल हो? फू चैन कहता है कि मेरे सामने बेनकाब होने के बाद तुम गुस्सा हो गई। यांशु कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, जिसका असर मुझ पर भी पड़ सकता है, तो बेहतर होगा तुम मुझसे दूर ही रहो। ये बोलकर वो चली जाती है और फिर रोड के बीचों बीच खड़ी होकर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुकी हूँ। यांशु याद करने की कोशिश करती है, तभी उसे याद आता है और कहती है कि मुझे याद आया, ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, फिर फू चैन ने मेरी किडनी निकाल ली थी। यांशु का शक सही था, सामने से फुल स्पीड से कार यांशु की तरफ आ रही होती है, लेकिन कहानी बदल जाती है। फू चैन आकर यांशु को बचा लेता है। यांशु को बचाने के लिए फू चैन का खुद का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर पास पड़ा मोबाइल ऑन हो जाता है और उसके मोबाइल में भी वही ड्रामा चल रहा होता है जो यांशु के रीबर्थ होने के बाद चला था। फू चैन देखता है कि रियल लाइफ की तरह सेम स्टोरी होती है कि कैसे उसने न्यांगशी के खातिर उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी, लेकिन एक्सीडेंट वाला सीन चेंज है क्योंकि ड्रामे में एक्सीडेंट यांशु का हुआ था। साथ फू चैन को ये भी नजर आता है कि बचपन में उसे बचाने वाली यांशु थी, ना कि न्यांगशी। ये सब देखकर फू चैन सोचता है कि जंगल में जिसने मुझे बचाया वो यांशु थी। यांशु की तरह फू चैन भी स्टोरी के अंदर चला गया है। नेक्स्ट सीन में फू चैन को एम्बुलेंस के अंदर दिखाया जाता है। यांशु उसे देख रही होती है, तभी फू चैन अचानक से अपनी आंखें खोलकर कहता है, नहीं। यांशु डर जाती है। फू चैन उसे देखकर सोच रहा होता है कि इससे पता चलता है कि मैं सच में एक सैडिस्ट शॉर्ट ड्रामे में हूँ और मैं उसमें वो पागल मेल लीड हूँ जिसने 100 एपिसोड तक यांशु को हर्ट किया और टॉर्चर करता रहा। फू चैन को एहसास हो जाता है कि उसने यांशु के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। फू चैन आंखें खोलकर बस यांशु को देख रही होता है। ये देखकर यांशु कहती है कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, कहीं ये मरने वाला तो नहीं। तभी फू चैन उठता है और यांशु का हाथ पकड़कर कहता है कि यांशु, चलो एक दूसरे को दोबारा से जानते हैं, मेरा नाम फू चैन है। न्यांगशी ने मुझसे झूठ कहा था कि बचपन में उसने मेरी जान बचाई और इस बात का फायदा उठाकर वो मुझे रोकती रही। उसने तुम पर कई इल्ज़ाम लगाए और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार था उसे नफरत में बदलती रही और उसी वजह से मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करने से कतराता था। ये बोलकर वो रोने लगता है। उसके आंसू देखकर यांशु शॉक्ड होती है। फू चैन कहता है कि मैंने 18 साल तक तुम्हें इग्नोर करता रहा और मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी ज्यादतियाँ भी की, मैं सच में मरने के लायक हूँ। ये बोलकर वो खुद को थप्पड़ दे मारता है तो यांशु डर के पीछे हट जाती है और नर्स से कहती है कि क्या ये अपने होश में वापस आ रहा है। नर्स कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कपल्स के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लड़ना है तो लड़ो लेकिन सर तो मत फोड़ो। तुमने देखा, पिछली बार तुमने उसका सर फोड़ दिया था और इस बार हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। तभी पीछे से फू चैन यांशु को टच करने लगता है तो यांशु उसे दूर करते हुए कहती है कि दूर हटो, मेरे पास मत आना। लेकिन फू चैन उसे पकड़कर कहता है कि मुझे अब एहसास हो गया है कि तुम वो हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यांशु उसे पागल समझ रही होती है। वो उसे सीधा हॉस्पिटल ले आती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताती है कि पेशेंट ठीक है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यांशु कहती है कि ये नामुमकिन है, ये बुरी तरह से कार से टकराया था, इसके सर पर जोर से लगी थी, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके दिमाग को नुकसान पहुंचा हो? ये सुनकर फू चैन उसे देखने लगता है तो यांशु डर के मारे पीछे होकर डॉक्टर से कहती है कि देखो, वो अभी भी ठीक नहीं है।
क्या ऐसा हो सकता है कि इस पर किसी भूत का असर हो? डॉक्टर कहती है, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अडल्ट हो, ऐसी चीज़ों पर मत पड़ो। ये बोलकर वो चली जाती है। फू चेन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि यांशु, ये सब मेरी गलती है, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूँगा। तभी सासू माँ आती है और फू चेन को चेक करने लगती है कि इसके हाथ पैर तो सलामत है। फू चेन कहता है कि सब ठीक है। मॉम कहती है, तो तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। फू चेन कहता है, आपको पहले पूछना चाहिए था ना। सासू माँ उसे मार कर सीधा यांशु के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? यांशु कहती है कि मैं ठीक हूँ, अगर फू चेन ना होता तो आज मैं जिंदा ना होती। सासू माँ कहती है, मेरे बेटे ने तुम्हें बचाया है तो इसलिए तुम खुद को उसके हवाले कर दो। यांशु कहती है, ये ठीक नहीं है। सासू माँ कहती है, इसमें गलत क्या है? जब फू चेन जंगल में खो गया था तो न्यांशी ने उसे बचाया, तभी वो उसका दीवाना हो गया था। ये सुनकर यांशु कहती है, क्या बचपन में जंगल में खो गया था? सासू माँ कहती है, और नहीं तो क्या, देखो फू चेन ने तुम्हें बचाया है, तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों का मिलना तय है? यांशु सोचती है कि जिस बच्चे को मैंने जंगल में बचाया था वो फू चेन था। न्यांशी को पता था, तभी उसने इस बात का फायदा उठाया। फू चेन के साथ साथ यांशु को भी सच का पता चल जाता है। फू चेन कहता है कि मॉम, जिस पर्सन ने मुझे बचाया था वो न्यांशी नहीं थी, उसने मुझसे झूठ कहा था। इनफैक्ट वो यांशु थी जिसने मुझे बचाया। ये सुनकर सासू माँ कहती है, क्या उसकी हिम्मत कैसे भी झूठ बोलने की? मुझे पता था वो माँ बेटी अच्छे इंसान नहीं है। फू चेन कहता है कि अब से मैं सिर्फ यांशु से ही प्यार करूँगा। सासू माँ बदला लेने को ठान लेती है तो फू चेन कहता है, आप परेशान मत हो, मैं इस मैटर को खुद ही हल करूँगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फू चेन सीधा न्यांशी के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा बर्थ रिकॉर्ड देखा, तुम्हें कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज है, ना कि मेरी जान बचाने की वजह से। ये सुनकर न्यांशी शॉक्ड हो जाती है और फू चेन को समझाने लगती है कि फू चेन, ऐसा नहीं है, मेरी हार्ट डिजीज सच में तुम्हें बचाने की वजह से हुआ। फू चेन कहता है कि मुझे बचाने वाली पर्सन यांशु है। न्यांशी कहती है कि ये सच नहीं है, यांशु झूठ बोल रही है, वो मुझे मारना चाहती है। फू चेन सोचता है कि ओरिजिनल प्लॉट में न्यांशी ने अपने बातों से मुझे बहका दिया था और यांशु पर झूठा इल्ज़ाम लगाती रही और इसने ही मुझे यांशु की किडनी से डोनेट करने के लिए कहा था। फिर न्यांशी से कहता है कि झूठ, साफ जाहिर है कि तुम उसकी किडनी चाहती हो। तुमने यांशु को बदनाम करने के लिए बहुत से झूठ बोले और ये सब क्राइम है। तुम जैसी लड़की को नर्क में जाना चाहिए। तुमने यांशु के साथ जो कुछ भी किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जो कुछ भी उसने सहा है अब तुम्हें वो सब सहना होगा। डॉक्टर न्यांशी को पकड़कर ले जा रहे होते हैं तो न्यांशी कहती है, फू चेन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी मॉम आती है और कहती है कि फू चेन, तुम न्यांशी से प्यार करते हो, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, जाने दो मेरी बेटी को। फू चेन कुछ नहीं सुनता, उन्हें डॉक्टर के हवाले करके चला जाता है। डॉक्टर माँ बेटी को पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। न्यांशी और मॉम से बदला लेने के बाद फू चेन मिस्टर सू के पास जाता है और सू ग्रुप पर ऑफिशियली बैन लगा देता है और मिस्टर सू के सामने ही पुलिस को कॉल करके बताता है कि मिस्टर सू ने अपनी फर्स्ट वाइफ का मर्डर किया और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके फ्रॉड किया। इसके लिए मिस्टर सू को कम से कम उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। यांशु का बड़ा अच्छा बदला लिया फू चेन ने। दूसरी तरफ यांशु हॉस्पिटल आती है जहां डॉक्टर उसे अच्छी खासी डांट लगा रही होती है क्योंकि वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं आ रही थी। यांशु कहती है कि सॉरी डॉक्टर, मैं बिजी थी। डॉक्टर कहती है कि मैं ये बताने के लिए बेताब हूँ कि पिछली रिपोर्ट गलत थी, तुम्हें कोई कैंसर नहीं। फॉर्चुनेटली तुम बिजी थी और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं आई, वरना तुम्हारे पेट में पल रहे नन्ही सी जान को नुकसान पहुंच सकता था। ये सुनकर यांशु शॉक्ड होकर रिपोर्ट देखने लगती है और कहती है कि मुझे कैंसर नहीं लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर सोचती है कि मैं दुखी क्यों हूँ। ओरिजिनल ड्रामे में मुझे जो कैंसर था वो खत्म हो गया और वो बच्चा जो ड्रामे में था ही नहीं वो यहाँ है। क्या मैंने सचमुच अपनी डेस्टिनी बदल दी? डॉक्टर उसे बताती है कि वो 6 वीक प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यांशु कहती है 6 वीक, अब मैं क्या करूं? यांशु को नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है क्योंकि ड्रंक होने के बाद फू चेन यांशु को अपने साथ ले गया था, लेकिन यांशु को ये याद नहीं। उसे लगता है कि वो उस रात किसी अननोन लड़के के साथ थी, तो वो सोचती है कि आखिर इस बच्चे का फादर कौन है। यांशु फू चेन के ऑफिस आती है तो उसे देखकर फू चेन खुश होकर कहता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। यांशु कहती है कि मैंने सुना है तुमने सू फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया। फू चेन कहता है कि सिर्फ यही नहीं, 2 को मेंटल हॉस्पिटल और 1 को जेल भिजवा दिया। क्या अब तुम खुश हो?
यांशु कहती है कि वो यही डिजर्व करते थे। फूचेन उसके पास जाते हुए कहता है कि 1 मंथ बाद सू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। फिर उसे अपने क्लोज करके कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी वापस दिलाने में भी हेल्प की, तो तुम्हें नहीं लगता हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। यांशु फूचेन को दूर करके कहती है कि एक इमोशनल इशू है जिस पर मैं तुम्हारी राय लेना चाहती हूँ। फूचेन कहता है कि हाँ कहो, मैं तुम्हारे साथ इमोशनल इश्यूज पर डिस्कस करने को तैयार हूँ। यांशु कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका रिच एंड पावरफुल हस्बैंड हमेशा उसे परेशान करता है, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वो स्ट्रेंजर के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर फूचेन कहता है क्या स्ट्रेंजर? यांशु कहती है हाँ, वो सडनली प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं है। अगर तुम वो हस्बैंड होते तो क्या करते? फूचेन कहता है कि उसके आसपास के सभी लड़कों को मार डालता। ये सुनकर यांशु घबरा कर कहने लगती है कि उसने कहा वो अजनबी है, तो फूचेन कहता है कि उसे उस बच्चे से छुटकारा पा लेना चाहिए। यांशु कहती है तो अगर मेरी फ्रेंड अपने बच्चे को अकेले पालना चाहती है तो तुम्हें क्या लगता है उसे अपने हस्बैंड को क्या ये बात बता देनी चाहिए ताकि वो उसे और उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा पाए? फूचेन कहता है जब बच्चा पैदा होगा तो क्या मैं जाकर उसे देख सकता हूँ? यांशु शॉक्ड होकर कहती है क्या? फूचेन कहता है वही स्ट्रेंजर का बच्चा। ये सुनकर यांशु गुस्से से उसका चश्मा साफ करके चली जाती है। नेक्स्ट डे फूचेन अपने उस घर आता है जो उसने ब्रेकअप के बाद यांशु को दे दिया था और यांशु ने सेल कर दिया था। असिस्टेंट उसे बताता है कि पहले आपकी सेक्रेटरी सू ने ये घर सेल कर दिया था, लेकिन आपकी मॉम के कहने पर मैंने इसे बाय कर लिया। यहाँ सब कुछ वैसा है जैसा पहले था, किसी चीज को भी टच नहीं किया गया। फूचेन सोचता है कि मैं इस जगह को फिर से रीअरेंज करूंगा और यांशु को सरप्राइज दूंगा। फिर कहता है कि मॉम की रैंडमली चीजें खरीदने की आदत सच में अच्छी है। फिर फूचेन को फ्लैशबैक याद आता है जब उसने यांशु से ब्रेकअप किया था। ये सब याद करके फूचेन गिल्टी फील करता है और फिर यांशु के ड्रेसिंग रूम में जाता है तो उसे यांशु के रिपोर्ट्स मिलते हैं जिसे यांशु ने जला दिया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से जला हुआ नहीं होता। ये देखकर फूचेन हैरान होता है और उसे सच पता चल जाता है कि यांशु को कैंसर है और वहीं उसे वो कटर भी मिलता है जिससे यांशु ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये सब देखकर वो भागते हुए यांशु के पास जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यांशु परेशान है। वो खुद से कहती है कि अगर फूचेन को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मेरे साथ क्या करेगा। तभी फूचेन आता है तो यांशु कहती है तुम यहाँ कैसे और बिना दरवाजा खटकाए तुम अंदर कैसे आए? फूचेन कहता है कि यांशु तुम्हें इतनी सीरियस बीमारी है, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? यांशु कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, जाने दो मुझे। फूचेन कहता है कि तुम्हें स्टमक कैंसर है ना? जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ उसी दिन स्टमक कैंसर के टेस्ट रिपोर्ट सामने आए थे ना, और यही बात तुम मुझे बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उस समय तुम्हें बहुत हर्ट किया। यांशु कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अगर तुम्हें पता चल भी जाता कि मैं बीमार हूँ तुम तब भी मुझसे रिश्ता तोड़ ही देते, सही कहा ना? फूचेन कहता है तो तुमने मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो और इसलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। यांशु कहती है ये जाहिर है कि तुम मुझे पहले नहीं चाहते थे, और रही बात कैंसर वाली, तभी फूचेन कहता है कि तुम्हें अब ये कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझता हूँ। मैंने पहले ऐसे बहुत से काम किए जिससे तुम्हें बहुत दुख पहुँचा है। मेरा कोई हक नहीं तुमसे माफी मांगने का, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये बोलकर फूचेन चला जाता है। यांशु कहती है क्या इस बार वो सच में सीरियस है? कुछ दिनों बाद जब यांशु चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती है तो तभी उसे सासू माँ की कॉल आती है। वो उसे फौरन घर आने को कहती है। ये सुनकर यांशु डॉक्टर से मिले बगैर ही भागी दौड़ी सासू माँ के पास जाती है तो सासू माँ कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। यांशु अब सिर्फ तुम ही हो जो फूचेन को बचा सकती हो। यांशु कहती है क्या हुआ फूचेन को? सासू माँ कहती है कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, 3 दिन हो गए हैं वो बाहर नहीं आया। यांशु कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। सासू माँ कहती है कि ऐसा मत कहो, उसने तुम्हें बचाया है, अब तुम्हें उसे बचाना होगा।
पहले तो यांशु फूचेन के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन सासुमा के रिक्वेस्ट पर यांशु मान जाती है और जैसे ही रूम के अंदर आती है तभी फूचेन बोतल दे मारता है। यांशु डर जाती है और जब फूचेन को देखती है तो वो फुल देवदास बना उसका नाम पुकार रहा होता है। यांशु गुस्से से उसके पास जाती है और कहती है कि फूचेन, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? यांशु को देखकर फूचेन उठ खड़ा होता है और कहता है कि सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? यांशु ना कहती है। फूचेन खुश होकर कहता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो, क्या तुम मुझे एक और मौका देने को तैयार हो? यांशु ना कहती है। फूचेन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि यांशु, मुझे एक और चांस दो ताकि मैं अपनी की गई गलतियों की भरपाई कर सकूं। ये सुनकर यांशु सोचती है कि फूचेन पागल नहीं है, लेकिन वो एक बदमाश है, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। तभी फूचेन उसके करीब जाने लगता है। यांशु भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन जैसे ही फूचेन उसके क्लोज आता है तभी यांशु को उल्टियां होने लगती है। यांशु डर जाती है कहीं फूचेन को शक न हो जाए वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फूचेन को शक नहीं होता। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। यांशु कहती है कि तुमने सही समझा, लेकिन आइंदा ऐसा मत सोचना। ये बोलकर वो जाने लगती है तभी फूचेन उसे पीछे से हक करके कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, फू ग्रुप के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिकल टीम है, वो तुम्हारी ट्रीटमेंट करेंगे, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। यांशु कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये बोलकर वो जाने की कोशिश करती है, पर फूचेन उसे नहीं छोड़ता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यांशु कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। फूचेन कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, ये सब तुम्हारा ही है। यांशु खुद को छुड़ाकर कहती है कि फूचेन, चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाओ और मुझे दोबारा परेशान मत करो, तुम्हारी मॉम को भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। फूचेन कहता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही करती है। यांशु कहती है कि कम से कम तुम्हारे पास माँ तो है। ये इमोशनल बात बोलकर यांशु चली जाती है। यांशु के कहने पर फूचेन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता है और चेकअप करवाने के बाद वो डॉक्टर से कहता है कि वो यांशु के रिपोर्ट्स देखे, ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर यांशु के रिपोर्ट्स देखने के बाद कहती है कि मिस्टर फू, कैंसर स्पेशलिस्ट की क्या जरूरत है, मिसेस फू प्रेग्नेंट है और बेबी को बर्थ देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। ये सुनकर फूचेन रिपोर्ट्स देखने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि यांशु 6 वीक प्रेग्नेंट है। वो खुद से कहता है कि उसे कैंसर था, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैंने फिर भी उसके साथ ऐसा ट्रीट किया। क्या मैं सच में इतना बुरा इंसान हूँ? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। इस ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।